हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के बेजोड़ क्विज का 7वां पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने इसके सभी पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड का समय होगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसके लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी अर्थात सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में की थी। दोस्तों, आगरा 1526 से लेकर 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म निम्नलिखित में से किस किला में हुआ था? ऑप्शन ए रायदुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन सी वारंगल किला या फिर ऑप्शन डी उदयगिरी किला। इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन बी अर्थात कुंभलगढ़ किला। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 को हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह जबकि माता का नाम जयवंती बाई था। और दोस्तों, महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी अर्थात बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, दोस्तों यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया? ऑप्शन ए सिकंदर महान, ऑप्शन बी एंटोडोटस प्रथम, ऑप्शन सी एंटोडोटस द्वितीय या फिर ऑप्शन डी मिनांडर द्वितीय। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन डी अर्थात मिनांडर द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, मिनांडर द्वितीय पहला भारतीय वन शासक था जिसने बौद्ध धर्म को सर्वप्रथम अपनाया और दोस्तों इसने दक्षिण एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की पहली नहर सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी अर्थात गुजरात। जी हाँ दोस्तों, विश्व की पहली नहर सौर परियोजना गुजरात में स्थापित की गई है और दोस्तों यह परियोजना नर्मदा नहर पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 25 दिसंबर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी अर्थात 22 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संसद का अभिन्न अंग कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात उपर्युक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र सूची जनगणना, ऑप्शन बी समवर्ती सूची पुलिस, ऑप्शन सी समवर्ती सूची परिवार नियोजन या फिर ऑप्शन डी केंद्र सूची नागरिकता। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात समवर्ती सूची पुलिस। जी हाँ दोस्तों, पुलिस समवर्ती सूची का विषय नहीं है। दोस्तों समवर्ती सूची में मुख्य रूप से शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण तथा परिवार नियोजन आदि को सम्मिलित किया जाता है। वहीं पर दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना एवं आयकर तथा निगम कर को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए जी टेंसले, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी मेंडल या फिर ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकल। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात अर्नेस्ट हैकल। जी हाँ दोस्तों, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणतम छोर का क्या नाम है? ऑप्शन ए गौरमोता, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी किबीथू या फिर ऑप्शन डी इंदिरा काल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात इंदिरा पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, भारत के दक्षिणतम छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और दोस्तों वहीं पर भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों वहीं पर बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम, तो दोस्तों वो है किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता है जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम या फिर ऑप्शन डी सूरत। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात सूरत। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दोस्तों सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है और दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी भूटान। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात तिब्बत। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी अनाईमुड़ी पर्वतमाला या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वतमाला। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात अरावली पर्वतमाला। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत अरावली पर्वतमाला है और दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1996 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1998 में या फिर ऑप्शन डी 2005 में।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात 1998 में। जी हाँ दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में हुई थी। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है और उसे लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख से कलिंग युद्ध का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 11वां, या फिर ऑप्शन डी 15वां। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात 13वां। जी हाँ दोस्तों, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। दोस्तों यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। दोस्तों इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। और दोस्तों अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए मिताक्षरा, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी अमुक्तमाल्यद, या फिर ऑप्शन डी कर्पूर मंजरी। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात अमुक्त माल्यद। जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम अमुक्त माल्यद है। दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की भी रचना की थी। और दोस्तों कृष्णदेव राय अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, भारत का दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में धन का अपवाहन या फिर ड्रेन एंड वेल्थ नामक सिद्धांत दिया। और दोस्तों 1986 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन अर्थात कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1892 में उन्हें उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन बी 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। जी हाँ दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा किया गया। दोस्तों उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम,
या फिर ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात 1919 का अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी फ्रांस का। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात भारत। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दोस्तों, भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात वित्त आयोग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारत में पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है, अर्थात ये दोनों एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में या फिर ऑप्शन डी लोकसभा में। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात संसद के किसी भी सदन में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों, महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक होता है। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 80(1) क के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। दोस्तों, ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, खेल और समाज सेवा। दोस्तों, इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना है, जिससे देश को इनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? ऑप्शन ए के.एस. हेगड़े, ऑप्शन बी सुब्बा राव, ऑप्शन सी एम हिदायतुल्ला या फिर ऑप्शन डी पी.एन. भगवती। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए के.एस. हेगड़े। जी हाँ दोस्तों, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। दोस्तों, इन्होंने 1967 से 1973 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बने रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के प्रति, ऑप्शन बी जिला परिषद के प्रति, ऑप्शन सी जिला पंचायत के प्रति या फिर ऑप्शन डी अंचल पंचायत के प्रति। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात जिला परिषद। जी हाँ दोस्तों, पंचायत समिति जिला परिषदों के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा श्रेणी भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी या फिर ऑप्शन डी पंजाबी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात तमिल। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया तथा मलयालम भाषाओं को केंद्र सरकार द्वारा श्रेणी भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। आज के इस जीके क्विज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी चिपको, ऑप्शन सी यूएनओ या फिर ऑप्शन डी ग्रीन पीस। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात ग्रीन पीस। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस नामक एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुआ था और दोस्तों इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस क्विज में सम्मिलित सभी प्रश्नों का शानदार तरीके से अध्ययन कर लिया है और दोस्तों ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका बार बार परीक्षाओं में रिपीटेशन होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।